एक मिनट। साथियों, आप सबका 3 दिवसीय MIL कार्यशाला में स्वागत है। हमारे साथ हैं मिसेस नीलिमा माथुर, जो 3 दिन के इस वर्कशॉप को अपने साथ लेंगी। इस वर्कशॉप के पीछे एक हम लोगों का बहुत ही इंटेंस गहन ऑब्जेक्टिव है। आखिर क्यों आप सब लोगों को यहाँ पर हमने बुलाया, आपसे निवेदन किया कि आइए कुछ चर्चा करते हैं। MIL आप शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा या बहुत से लोग नहीं अभी इससे परिचित हुए होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आ रहा है अब हमारे समाज में, जो हमारे कौशल को बढ़ाता है। हम किसी भी स्फेयर में हैं, हम टीचर हैं, हम कम्युनिकेटर हैं, हम डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, या हम किसी भी विधा में काम कर रहे हैं जो सोशल प्रोग्रेस को लेकर जुड़ी हुई है और अल्टीमेटली एक बेहतरीन ह्यूमन सोसाइटी बनाने की बात करती है। मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी। आज आप देख रहे हैं कि हम सब लोग कहीं ना कहीं, हमारी पूरा जीवन, हमारा समाज इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। यूं कहें कि उसके चारों ओर ही घूम रहा है। वी आर रिवॉल्विंग अराउंड इन दीज 2 टर्म्स, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन। हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और अपनी पूरी मानसिकता को, अपने जीवन को तदनुसार बनाते हैं, उसको आकार देते हैं। हम जो कुछ भी हमारे को सूचना के रूप में मीडिया के माध्यम से मिलता है, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, और भी वर्बल मीडिया बहुत सारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में रहे हैं, उनके माध्यम से हम इंटरेक्ट करते रहे, एक सोशल एनिमल होने के नाते और एक कम्युनिटी होने के नाते। जब इतना महत्वपूर्ण ये हो चुका है तो इसकी भूमिका भी बहुत गंभीर है, बहुत इंटेंस है। यदि हम अध्यापक हैं तो हम किस तरह से सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं अपने लर्नर के साथ, अपने छात्र के साथ। यदि हम किसी पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे हैं, हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम उसके सदस्य हैं, तो हमें ये पता है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने उस ग्राम समुदाय के साथ। हम यदि एक पब्लिक हेल्थ एजुकेटर हैं तो हमको ये मालूम है कि सूचना जिस तरह से प्रसारित हो रही है, आज H1N1 आ रहा है, एक पैनिक क्रिएट हो रहा है देश के भीतर कि 600 लोग मारे गए हैं, अब मेडिसिन नहीं मिल रही हैं। मेरे ख्याल से उत्तराखंड के अस्पतालों में या उसका हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो दे आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड विद दिस। अब देखिए ना कि ये सूचना आ गई है। अब ये सूचना मैं तो नहीं जानता, मुझे पता है मुझे दौड़ के अस्पताल जाना है और अखबार कह रहा है कि अस्पतालों में दवा नहीं है, तो मेरी बहुत स्थिति खराब हो रही है। So how the information is coming and making an image, वो हमारे दिमाग में एक चित्र बना रही है कि हमारी स्थिति क्या है। केदारनाथ में डिजास्टर हो जा रहा है, उस डिजास्टर के इंपैक्ट आज तक हो रहे हैं कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि डैम बनेगा या नहीं बनेगा, या 23 डैम्स को क्लियरेंस कैसे दे दी गई है। तो ये सारी सूचनाएं हैं जिसमें चाहे वो डिजास्टर का कंपोनेंट है, चाहे वो एजुकेशन का कंपोनेंट है, चाहे वो हायर एजुकेशन का कंपोनेंट है, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन का कंपोनेंट है, ये तमाम तरह की सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। और ये समझा जाने लगा है कि जब तक समाज मीडिया के संदर्भ में और इंफॉर्मेशन के संदर्भ में लिटरेट नहीं होगा, साक्षर नहीं होगा, तो वो समाज बहुत बेहतरीन तरीके से सामाजिक न्याय की ओर नहीं जा सकेगा, सामाजिक विकास की ओर नहीं जा सकेगा, सोशल हार्मनी नहीं आ सकेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और एक तरह से हम एक बेहतरीन सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम बना पाएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए जब यूनेस्को ने ये कार्य आरंभ किया, MIL पे एक पूरा कोर्स डिजाइन किया और कई सारे देशों में उसका प्रयोग किया। भारत में ये प्रयोग पहली बार इस नवंबर से होने जा रहा है, जब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, फोर मीडिया, पंजाबी विश्वविद्यालय ने मिलकर के यूनेस्को के साथ
एक कोलैबोरेशन किया और एक यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाया और उसके तहत देश के स्तर पे एक नेशनल कंसल्टेशन नवंबर में आयोजित की गई 10 और 11 नवंबर को। और उसमें तमाम जो लोग पूरे देश भर से आए हुए थे, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स थे और एजुकेशनिस्ट थे, दूसरे डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स थे, एनजीओ ग्रुप थे। इन सब ने इसका रोल क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, इसका पूरा डिजाइन क्या होगा, कैरिकुलम किस तरह का होना चाहिए, ये सारे कंसल्टेशंस हुए थे। फिर एक कदम और आगे बढ़ के पायलट टेस्टिंग के रूप में हमने 2 प्रोग्राम प्रपोज किए, जिसमें एमएड स्टूडेंट्स के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसी तरह की एक 6 आवर वर्कशॉप आयोजित की थी, ताकि ये इनपुट लिया जा सके टीचर्स के माध्यम से कि क्या वास्तव में MIL की रेलिवेंस है या नहीं है। उसकी सफलता ने ये इस बात को हमारे को कन्विंस किया इस बात के लिए कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों ना हम ऐसे एक सिलेक्टिव ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करें और एक वर्कशॉप आयोजित करें, ताकि आने वाले समय में जब MIL बहुत तेजी से इस देश में विस्तार लेता है तो मास्टर ट्रेनर्स के रूप में यहाँ पे लोग हों जो अपने अपने इंस्टीट्यूशन में इस स्किल का उपयोग करें, इसको आगे बढ़ाएं। तो ये एक बेसिक आइडिया इस वर्कशॉप को आयोजित करने के पीछे हमारा रहा है। नीलिमा जी का मैं परिचय देना चाहूंगा। नीलिमा जी बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट रही हैं, आज भी इंडियन एक्सप्रेस के लिए आप लिखती हैं, उसके साथ जुड़ी हैं। उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाती रही हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी में आप हैं, और यूनेस्को के साथ एक जो गैप मिल करके प्रोग्राम शुरू हुआ है, ग्लोबल अलायंस फॉर मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी, उसको आपने एक तरीके से उसका बीड़ा उठाया है। तो पूरे देश में, दुनिया में MIL के जिस तरह के एक्टिविटीज इवॉल्व हो रही हैं, उसको बहुत इंटेंसली नीलिमा जी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और इनफैक्ट उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ये जो अभियान शुरू हुआ है, और इसके बाद आने वाले समय में इस पे एक पूरा कोर्स इवॉल्व होकर के आएगा जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा, उसको आगे बढ़ाने में भी आपकी भूमिका रही है। मैं नीलिमा जी का स्वागत करता हूं, और अभी धीरे धीरे आपको इस इंटरेक्शन से अंदाजा आने लगेगा कि नीलिमा जी की कॉम्पिटेंसी क्या है। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, हम सीधे उनसे जुड़ेंगे। बहुत बेहतरीन फिल्म मेकर हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। नीलिमा जी स्वागत है, और इनको शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कहने को तो मैं ये ट्रेनिंग हिंदी में भी कर सकती थी, लेकिन आई एम चूजिंग टू डू द ट्रेनिंग इन इंग्लिश बिकॉज वी होप दैट आउट ऑफ दिस ग्रुप वी विल हैव एटलीस्ट अ ग्रुप ऑफ 10 मास्टर ट्रेनर्स इन MIL who will work across the state and maybe in other states of India. And for that it's important that the baseline is English, because ultimately when we go through the media and information literacy training, you find that you're reaching towards social media, and the international language for social media is English. And there are a lot of nuances of culture that is related to the use of that language. But if there is any issue, if there's any problem and you want me to explain in Hindi or you want to discuss in Hindi, it's not an issue. We can have the discussion in Hindi. That's not a problem. So we'll first have our icebreaker session. How many people are we in the room? 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. 18 also. Okay, wonderful. So now we break up the room into teams of 2 people each. Please listen to me very carefully. We will break up the room 2 partners each, and you will be given about 15 minutes to interview each other. So 7.5 minutes for each person to talk to the other person. And you have to find out 5 things about the other person. Some details which are personal, professional, spiritual, political, and that person's opinion of media. विश्वास नहीं करता। Yeah, I also like you. I don't believe in any political party.
Okay, we have taken a little longer time. This lady was in trouble. That's why now. Is everybody ready? Yes. Okay. Let's start from the back. आइए आप अपने पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करिए. इधर आके. वहीं से बोलिए या यहाँ पे बोलिए. लेकिन थोड़ा जोर से हाँ दम लगा के. You have only 2 minutes, sir. ओके. मेरे जो पार्टनर हैं ये संतोष कुमार हैं. ये उत्तरकाशी के. पहले अपना नाम बताएं. मैं दिनेश कर्नाटक टीचर हूँ राजकीय इंटर कॉलेज कालाडंगी में. जी आगे बोलिए. मेरे जो पार्टनर हैं ये संतोष कुमार. ये ग्राम प्रधान हैं और उत्तराखंड के एक सीमांत उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में के हैं और ग्राम प्रधान हैं वहाँ के जोशियाड़ा के. और इनका जो स्पिरिचुअल इनकी समझ है तो ये भगवान पे यकीन करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि मेहनत करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए. राजनीति के बारे में इनका ये सोचना है, पॉलिटिकल जो इनकी सोच है ये एक चीज जिससे मैं थोड़ा सा मुझे चौंका कि कहने लगे कि ढल जाना चाहिए राजनीति में. लेकिन हाँ इतना जरूर ये मानते हैं कि साफ सुथरी होनी चाहिए, ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए. मीडिया के बारे में इनका ये सोचना है कि इससे हमें जानकारी मिलती है और क्योंकि इनके वहाँ मीडिया उस तरह से आता नहीं है, ये दूरस्थ गांव में रहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इससे जानकारी मिलती है. धन्यवाद. आप बोलिए बस. अभी नॉट नहीं किया मैम. तैयारी नहीं हुई. बात हुई नहीं आपकी. अभी हुई नहीं. कितना टाइम समय मिला आपको. 7-8 मिनट. ठीक है. Okay, next table. Yeah. Good morning, everybody. I am Dr. H.S. Bist, working as a faculty member in the State Institute of Health and Family Welfare here in Motinagar. My friend Deepak is living here itself in Hanuman. And he has one daughter and parents living with him. And as I discussed with him, he belongs to a happy family. And his academically he is working as an assistant professor in Uttarakhand Open University. And overall his experience in academics is of 8 years. He is working with so many organizations by organizing seminar and the woman empowerment especially. And he has published 2 books also. Spiritually very interesting. He goes temples regularly nearby and also visits so many secret places. And of course, we have started to reading Gita as well. I am very near to him since last 4 years. Yes, working in the Open University. And politically,
in his opinion, he said that there should be 2 or 3 parties in the country, and people had choices, clear choice to vote among 2 of these parties. Personally, one more point belongs to a Kumani Brahmin, traditional Kumani Brahmin family. He has faith in Sanatana Dharma also. And this media, particularly very clear that the media should be neutral and should write that what are the what is exactly happening in the society right now. So he is very clear. I think he is very clear, and I am proud that I am his friend. Thank you very much. Good morning, everybody. Myself, Deepak Paliwal. My senior, Dr. Bist, is an active man of 50 years of old. He's happily married with 2 elder daughters. One is a 25-year-old and second 22-year-old. Basically, he belongs to Dwarahat district, Almora. But presently, he is residing in Haldwani district. Professionally, he did his MA in 1996 from Humayun to Nainital and did PhD in 2003. Right now, he is working as a faculty member in Regional Family Health Institute, Haldwani. Especially, he belongs in Hindu gods, but he also believes in hard work. He's told that everything is not happening with the help of God, but you have to work hard to achieve your goals. So he strongly believes in hard work. Politically, he is not happy with every political party. He supports all those political parties who have clear manifestos, who have clear manifesto for development of the country. About opening of media, he thinks that media is Uttarakhand not working very properly. The news that generally generate is about robbery, crime, rape. He believes media has to be neutral. So media has to work on the national issues. That's it. Thank you. Yes. मैं महेश चंद्र पुनेठा, जीआईसी देवलगंज उत्तराखंड से। मेरे मित्र हैं आपका नाम मुझे समझ में महेश चंद्र पुनेठा, MC पुनेठा। मेरे मित्र हैं राजू जोशी। आप एक शिक्षक हैं जूनियर हाई स्कूल नाचनी में। आप वहाँ पर विज्ञान शिक्षण करते हैं। इसके अलावा आप शिक्षक संगठनों में बहुत सक्रिय रहते हैं और शिक्षक संगठनों में केवल वेतन भत्तों की लड़ाई पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि आप शिक्षा में रचनात्मकता की बात अधिक करते हैं और समान शिक्षा को लेकर आप प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा लेखन में भी आपका हस्तक्षेप है। शैक्षिक दखल एक पत्रिका जो उत्तराखंड के कुछ शिक्षकों के द्वारा निकाली जा रही है, उसके आप समन्वय संपादक हैं। नवाचारों में आपका विश्वास है और नित्य नए प्रयोग आप अपने बच्चों के साथ करते रहते हैं। उत्तराखंड की जो पाठ्य पुस्तकें स्कूली शिक्षा के लिए तैयार की गई, उसमें आप गणित की पाठ्य पुस्तक तैयार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इधर स्कूलों में एक रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बच्चों की एक दीवार पत्रिका अभियान पूरे उत्तराखंड भर में और देश के अन्य हिस्सों में चल रहा है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से आपके यहाँ भी अभियान चल रहा है और लगभग 80 स्कूल आपने दीवार पत्रिका के बच्चों के साथ मिलकर निकाले। तो इस रूप में आप एक क्रिएटिव टीचर हैं और जहाँ तक आपकी आध्यात्मिकता का प्रश्न है आपका, आप मानते हैं कि सर्वशक्तिमान जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि आपका विश्वास है कि पदार्थ चेतना का गुण है और पदार्थ से ही चेतना पैदा होती है और एक वैज्ञानिक अप्रोच आप पूरी सृष्टि के उत्पत्ति के पीछे आपका रहा है। राजनीति के मामले में आप ये मानते हैं कि हमारी कोई जीवन की कोई भी घटना या कोई भी बात राजनीति से अलग नहीं है। हर राजनीति हमारे हर घटना को प्रभावित करती है। घर से लेकर बाहर तमाम चीजें राजनीति से प्रभावित हो रही है और वही उनको कहीं न कहीं निर्धारित करती है।
वर्तमान दौर के मीडिया पर आपका स्पष्ट मानना है कि यह एक वर्ग विशेष के हितों का साधन करती है। आम आदमी के मुद्दे इसमें बहुत कम रहते हैं। खबरें आज खरीदी बेची जा रही हैं और झूठ को स्थापित करने में मीडिया बहुत अधिक भूमिका उसको सही साबित करने में दिखाई देता है। आज का पूरा मीडिया जो है एक तरह से सत्ता को बनाए रखना और उसको बचाए रखने में अधिक मजबूत दिखाई देता है। ये आपका मानना है। नमस्कार, मैं राजीव जोशी हूँ। मेरे साथ मेरे ग्रुप हैं महेश चंद्र कुनेठा। महेश चंद्र कुनेठा पिथौरागढ़ के पास लम्बाटा एक गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। आपके एक बेटे हैं और लगातार पिछले 20-22 साल से शिक्षण कर रहे हैं। महेश कुनेठा जी एक अच्छे संवेदनशील व्यक्ति हैं, एक अच्छे कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह भय अकल में और दूसरा काव्य संग्रह कल पुस्तक मेले दिल्ली में विमोचन हुआ। पंछी बनी मुक्ति की चाह, तो काव्य संग्रह अब तक निकल चुके हैं। शिक्षा पर अभी दीवार पत्रिका और सृजनात्मकता एक पुस्तक कल विमोचित हुई है और लगातार प्रयोगधर्मी और नवाचारी शिक्षक हैं, इस रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा पर शैक्षिक दखल पत्रिका के संपादक हैं। आध्यात्मिक रूप से आपका मानना है कि दुनिया कार्य कारण के सिद्धांत पर चलती है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण या अकारण कुछ नहीं होता। जो पदार्थ हैं वो विभिन्न वैज्ञानिक संयोगों के चलते उनमें चेतना आई और उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मीडिया के बारे में आपका मानना है कि मीडिया संचार का एक सशक्त माध्यम है और यह समाज का जनमत बनाती है और एक अच्छे समतामूलक और न्यायवादी समाज की स्थापना के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राजनीति के बारे में आपका मानना है कि राजनीति जो है समाज के अंतिम जन की मददगार होनी चाहिए और राजनीति के माध्यम से राजनीति होती है वो आम जो अंतिम जन है उसके प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए। उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत और संघर्षरत होनी चाहिए। समाज के अंतिम व्यक्ति को ऊंचा उठाने में मदद करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनोज पांडे, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ चंपावत में और मेरी पार्टनर है। मेरा सौभाग्य कि आप भी आपदा प्रबंधन अधिकारी रही हैं में और इस समय आप असिस्टेंट प्रोफेसर ATI नैनीताल में हैं। सर्वप्रथम तो आपके बारे में मैं कहना चाहूँगा, खुद ही एक महिला सशक्तिकरण का एक सिंबल है। हमारे साथ उस समय पर कोई आपदा प्रबंधन अधिकारी नहीं होती थी महिलाएं, आपकी उस समय पे आपके व्यक्तिगत उसमें कि आपके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और क्वालिफिकेशन जो आपकी है, आपने जियोलॉजी जैसे विषय में जो भी मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में आपने शोध किया है। भगवान के बारे में भगवान को मानती हैं और किसी आजकल बड़ा चला हुआ है ना कि कोई संत का अनुयायी है, कोई किसी संत का, उसमें आप विश्वास नहीं करती हैं। और जहाँ पर मीडिया की बात है वो लगभग आपदा प्रबंधन में काम करने वाले सभी लोग एक ही तरह से मानते हैं कि मीडिया बहुत अच्छा मैसेंजर है। बशर्ते कि एक ही खबर को 6-6 बार दिखाता है, 3 महीने पुरानी भी दिखाता है और फील्ड में जाके काम कम करता है। दूसरा जो आजकल एक आध 2-3 चीजें मीडिया में है वो भी मैडम का है कि उसमें ग्राउंड जीरो, सनसनी, ब्रेकिंग न्यूज बिना रिसर्च किए हुए किसी भी आदमी का पोस्टमार्टम कर देना, थोड़ा उसमें मैडम का एक पार्ट है। पॉलिटिकल उसमें जनतंत्र की भावना को मानती है, जहाँ तंत्र में जन हो अभी तक जो नहीं है, पर धीरे धीरे समाज में जो चेतना आ रही है दिल्ली के इलेक्शंस देखते हुए या भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार देखते हुए, उसमें काफी उम्मीद इनको है। और जनतंत्र में ये विश्वास करती है कि जो हम आम आदमी या अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं कि जब तक जन शामिल नहीं होगा तब तक उसके लिए कोई काम नहीं होगा। अच्छी अच्छी बातें फेसबुक में पोस्ट कर देने से, सोशल मीडिया में पोस्ट कर देने से, इलेक्शन के दिन वोट ना डालने से कभी भी जनतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, ऐसा आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ATI नैनीताल से। मेरे साथी हैं यहाँ पर श्री मनोज पांडे जी, जो आपदा प्रबंधन अधिकारी वर्तमान में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है और इससे पूर्व भी सन 2006 से अभी तक इन्होंने लगभग 5 जनपदों में आपदा प्रबंधन अधिकारी के पद पर कार्य कर लिया है और काफ़ी एक अच्छे
आपदा प्रबंध अधिकारी के रूप में उनका काम हुआ है, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, नए प्रशिक्षण कार्यक्रम वगैरह सब जोड़े हैं और कई तरह से इस तरह के निर्माण किए हैं। और साथ ही इनका पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल में इनका एक बेटा है, इनकी मिसेस एक सरकारी अध्यापिका है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। इनकी खुद से बेसिक क्वालिफिकेशन इनकी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से है और इनका पोस्ट ग्रेजुएशन और PGDBA में इन्होंने किया हुआ है और इनकी फैमिली यहाँ हल्द्वानी में ही सेटल्ड है, ये वर्तमान में चंपावत में है। स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के हिसाब से ये हर तरह से भगवान पे विश्वास रखते हैं, लेकिन इनका विश्वास ये है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन सब में इनकी जो मूर्ति वगैरह इस तरह से इनकी कोई आस्था नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सभी धर्म का एक तरह से विश्वास ही रखते हैं। और साथ में मीडिया के सापेक्ष इनका कहना है कि मीडिया आज के समय में जिस तरीके की इनकी भूमिका है, मीडिया एक आपदा प्रबंधन के रूप में या किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो सशक्त भूमिका निभा सकती है और निभा भी रही है। लेकिन कई मामलों में इस तरह से देखा जाता है कि कुछ इश्यूज कुछ समय तक के लिए तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो बिल्कुल कहीं शून्य दिशा में चले जाते हैं, जबकि उनको कहीं ना कहीं उभर के आने की जरूरत होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगी, केदारनाथ हादसा हुआ सन 2013 में जून में, तो लगभग 15-20 दिन तक लगातार वो केदारनाथ हादसे की क्लिपिंग्स आई, जिसकी वजह से जिस एरिया में उत्तराखंड में जहाँ पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं भी हुआ था, लेकिन पूरे देश में इस तरह की छवि आ गई थी कि उत्तराखंड राज्य पूरी तरह से झकझोर गया है इस आपदा से। लेकिन बाद में ये चीज नहीं दिखाई गई कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से सुधार कार्य हो रहे हैं, तो किस तरीके से अब टूरिज्म के हिसाब से वहाँ पे सेफ एरिया है। लेकिन उस समय के लिए पिछले 2 वर्षों में पूरा टूरिज्म इस तरह से हमारा अफेक्टेड रहा, तो कहीं ना कहीं ये मीडिया की एक खूबी हो सकती थी कि उसको फिर से दोबारा से दिखाते कि हालात परिवर्तित हो गए हैं। तो इस तरीके का इनका एक रूप है। और कई मामलों में ये होता है कि मीडिया पर्सनल्स वगैरह जाते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग के बेसिस पे जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो अच्छे जो वर्क से उनको शो करने की कोशिश कम करते हैं, उन्हीं खर्चों पर वो ज्यादा इस तरह की स्थिति दिखाते हैं कि वो नकारात्मक नजरिया जाता है लोगों के बीच में। पॉलिटिकल अप्रोच में इनका ये कहना है कि वो विशेष तौर पे ऐसे किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं मानते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के किसी लीडर को जिसका अच्छा काम है, जिसके अच्छे अनुभव है, उसको ये सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए या फ्यूचर के लिहाज से इनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही हुआ, उसी पे ये बिलीव करने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि यूनिटी जिस तरह से बरकरार रहे, उसमें एक डेवलपमेंट के अप्रोच में काम जो भी पार्टी करे वही सही दिशा में काम कर सकती है। थैंक यू। मेरा नाम विजय वर्मा है, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में विजय वर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में MSW हूँ। मेरी पार्टनर है रीना, वाइफ ऑफ अनिल सिंह। इनकी एज 31 साल है, मैरिड है, ग्राम प्रधान है नौला की, उत्तरकाशी से। इनकी जो पेरेंटी है, एक इनकी लड़का है और एक लड़की है। एजुकेशन इनकी इंटर है, आर्ट साइड से, आशा वर्कर भी है। और एक अजीब मेरे को इत्तेफाक लगा कि मैंने इनसे मीडिया के बारे में जो ओपिनियन पूछी तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। तो मेरी ये हार्दिक अभिलाषा है और इच्छा है और विश्वास भी है कि 3 दिन बाद इनकी ओपिनियन होगी। और पॉलिटिकल इनका है कि जन सामान्य को ऐसी कोई पार्टी हो जो जन सामान्य से लाभ पहुंचा सके, ज़्यादा इससे बात नहीं हो पा रही। थैंक यू। आज की इस कार्यशाला में सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरे साथी हैं श्री विजय वर्मा, MSW गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अपना नाम पहले बताएं ठीक से। मेरा नाम श्रीमती रीना रावत, मैं ग्राम प्रधान नाल उत्तरकाशी से। रीना। मेरे साथी हैं श्री विजय वर्मा, MSW गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। एजुकेशन है PG MSW डिप्लोमा इन पब्लिक डिप्लोमा इन जनरल पत्रकार एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी, डिप्लोमा इन डिप्लोमा फाउंडेशन मुंबई, HIV/AIDS पूर्व जनरल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय पत्रकार लेखक मंच। पिछले 20 वर्षों से भारत के समस्त पत्रिकाओं में लेखन कार्य। अध्यात्म का है मन चंगा तो पठती वेदना। जी बोले। गुड मॉर्निंग मैम,
Good morning, everybody. I am M.M. Joshi, Assistant Professor, Uttarakhand Open University. My friend or my partner is Dr. H.C. Joshi. He is a faculty member in the Department of Forestry. As I know him, he is a very nice man. He resides in Haldwani only. He has his house here. He lives in a joint family with his parents, wife, and 2 daughters. And he is professionally assistant professor. He has done his PhD in plant diversity. He likes to research in high Himalayan hills, especially Nanda Devi Biosphere. He has published 13 research papers and more than 8 articles. And as far as his personal hobbies are concerned, he likes to play badminton, table tennis, and he also likes good food. Spiritually, he is a very nice man and he believes in humanity. He does meditation every day. He arises early in the morning. As far as political thinking is concerned, he likes the political party who is working for the social and nation building. At present, he is tilted towards Narendra Modi. He is looking Narendra Modi for the development of country. As far as media information is concerned, he thinks media is a powerful tool of communication. However, most of the people associated misuse it. He said it. Thank you very much. Good morning, all of you. I am Dr. Harish Joshi from Uttarakhand Open University. I am introducing you with my dear friend Dr. M. Joshi. He is basically from Almora district. Presently, he is assistant professor. His hobbies include reading good literature, and he is a good astrologer. As far as his family is concerned, he is still single, unmarried, and looking for a good girl. As far as his professional career is concerned, he is PhD in history, archaeology. His interests include studying local history. He has 15 research papers to his credit. As far as spiritual thing is concerned, he likes meditation, like me, and he reads Upanishad, Gita, and all the epics. As far as political concern is concerned, he is apolitical. He is not associated with any political party. Regarding opening about media, he don't much believe or faith in media as he thinks. There are many spin doctors who just play with the information. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम जोशी तिवारी है और प्रवीण तिवारी यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट में है सहायक अध्यापक के तौर पर। और जहाँ तक इनका व्यक्तिगत है, वैसे ये बिहार भोपाल के रहने वाले हैं। पिता इनके शिक्षक थे, रिटायर हो चुके हैं। माताजी इनकी गृहिणी है और इसके अलावा शिक्षा में ये PhD है और यहाँ पर कार्यरत है। इसके अलावा ये NCERT और NCP के मेंबर हैं यहाँ बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में। और शिक्षा संबंधी कार्यों में ये विश्वास करते हैं। दूसरा, जिस तरह से जो राष्ट्रीय नीतियों, जो इनका एक हॉबी है कि राष्ट्रीय नीतियाँ किस तरह से निर्धारित होती है, बनती है, इनका रुचि है। विशेषकर जो शिक्षा से संबंधित नीतियाँ बनती हैं। व्यवसाय मैंने बता दिया, शिक्षक हैं और राजनीतिक तौर पर ये लोकतंत्र में अटूट विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति में एक समन्वय स्थापित जो करे, इस तरह की ये राजनीति पर विश्वास करते हैं। मीडिया के संबंध में इनका राय है कि मीडिया को ये एक लोकतंत्र का मजबूत साधन मानते हैं, पर किसी तरह के सरकारी नियंत्रण में मीडिया हो, इसके पक्षधर नहीं है। और ये चाहते हैं कि ऐसी इकाई बने, एक ऐसी यूनिट बने जो मीडिया को नियंत्रित करे, जो मीडिया की भूमिका को निश्चित करे। पर ये भी नहीं चाहते हैं कि वो जो संस्था है या जो मीडिया को नियंत्रित करे वो भी सरकारी नियंत्रण में हो।
ये आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से ईश्वर में आस्था रखते हैं और वेदांती हैं। और एक चीज़ ये बता रहे थे कि जो अध्यात्म और संस्कृति, जिसे ये रीति रिवाज कहते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये चाहते हैं कि अध्यात्म के केंद्र में तो व्यक्ति है, और लेकिन जो रीति रिवाज है इसकी केंद्र में संस्कृति है, और दोनों में इनका अटूट विश्वास है। धन्यवाद। आप सभी को पसंद करता हूँ। मैं जिस व्यक्ति का परिचय कराने जा रहा हूँ वो हमारे मित्र डॉक्टर घनश्याम जोशी हैं। ये रानीखेत के तल्ला बिस्वा से आते हैं। उत्तराखंड की बहुत ही सुंदर जगह है ये। हाल ही में इनका विवाह हुआ और इनके घर पे माताजी पिताजी हैं। पिताजी व्यवसाय में थे, अभी वृद्ध हैं तो इसलिए घर पे हैं। जहाँ तक इनके प्रोफेशनल जीवन की बात है, ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एसोसिएट के रूप में काम कर रहे हैं। और जो चीज़ें मैंने जाना इनके बारे में, जो इनका सबसे मजबूत पक्ष है, जो आजकल मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा किया गया कि मीडिया करती ज़्यादा है, काम कम करती है, तो ये काम ज़्यादा करते हैं और कहते कम हैं। तो इन्होंने आदिवासी समूह बन रावत, एक आदिवासी समूह है, उस पर इनका बहुत ही गहरा काम है। और हम लोग मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी किया कि इस काम को जरूर प्रकाशित कराएं। उनके बीच में जाके इन्होंने जिया और जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता है उन्होंने इन्होंने काम किया। कुछ लेख इनके प्रकाशित हैं, लेकिन विशेष रूप से इस क्षेत्र में आप लिखें, इसके लिए हमने इनसे बात भी की। पॉलिटिकल इनका जो नज़रिया है ये राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इनका मानना है कि लोकतंत्र अत्यंत ही जरूरी पक्ष है, लेकिन लोकतंत्र के केंद्र में राष्ट्र होना चाहिए। राजनीति में इनका मानना है, इन्होंने भी बताया कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन असीमित स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, अनियंत्रित स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिक रूप से ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं और सभी धर्मों में एक ही ईश्वर की बात कही गई है, ऐसी इनकी आस्था है। जो विशेष बिंदु है मीडिया का, इनका मानना है कि मीडिया परिवर्तन का साधन है, एक सशक्त साधन है, लेकिन मीडिया जिस तरीके से उच्छृंखल हो गया है, जो इन्होंने अपने बातचीत के दौरान बताया, वो काफ़ी ही घातक है। और मीडिया की सीमाओं को तय किया जाना चाहिए और मीडिया आवश्यक रूप से सरकारी नियंत्रण में होनी चाहिए, ये इनका विचार है। बहुत बहुत मेरा नाम पुष्पा चौहान है और मैं उत्तरकाशी से आई हूँ। मेरी जो पार्टनर थी, आपका नाम डॉक्टर नीरजा सिंह है और आप मूलतः लखनऊ की रहने वाली हैं और इस समय प्रोफेशनली जो है आप जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें सोशल प्रोफेशनल जो फैकल्टीज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पिछले 5 साल से आप ये यहाँ पर पढ़ा रही हैं। और आध्यात्म पे जब मैंने आपसे पूछा तो आप आध्यात्म पे आपने कुछ नहीं कहा, ज़्यादा क्या ओपिनियन है उनकी। और मीडिया के बारे में उनका ये कहना है कि मीडिया जो जिस तरीके से आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आया है, उससे जो हमारे दूर दराज के जो गांव हैं जहां पर अखबार बहुत देर से आज भी नहीं पहुंच पाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गांव-गांव में केबल और जो डिश कनेक्शंस जो गए हैं, उससे लोगों के बीच में जो पॉलिटिकली हमारे और जिस तरीके से जो लोकल चैनल ज़्यादा आए हैं हमारे, चाहे वो TV 100 के रूप में हो, तो उससे लोगों को अपने गांव के आसपास की, अपने जिले की, अपने ब्लॉक की, अपने तहसील की और साथ में पूरे देश की भी, राज्य की पूरी खबरें, क्या क्या चल रहा है, किस तरह की, कहाँ पे डिजास्टर आ रहा है, तो पूरी जानकारियाँ लोगों को, ये फायदा इस समय मीडिया से हुआ है। सूचना जल्दी मिल जाती है और इसके साथ ही जो हमारे सोशल जो मुद्दे हैं, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो या वुमेन जो महिलाओं पे जो हिंसा बढ़ रही है उससे संबंधित जो भी कहीं पर आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पर लोग इस तरह के केसेस वगैरह आ रहे हैं। और जैसे ही उदाहरण के लिए जो दिल्ली में जो वो
कांड हुआ था उसमें पूरे देश के अंदर इवन जब हम उस दौरान हम जब गाँव में गए दूर दराज के गाँव में तो उस पूरे जिस तरह की वो हिंसा हुई थी उस पर गाँव के एक आम महिला का भी जो आक्रोश था वो कहीं ना कहीं जो पूरा उससे प्रेरित हुई थी, जो उसने उस मीडिया में जो टीवी चैनल में जो देखा कि किस तरीके से वो सब हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उससे पूरा कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं कि एक मूवमेंट पे, एक आंदोलन पे, एक महिलावादी होने का, एक इस तरह की हिंसा के खिलाफ एक जनाक्रोश उस एक दूर दराज गाँव की महिला के अंदर भी हमको दिखा और वो कहीं ना कहीं उस मीडिया का पूरा प्रभाव था जो उसने देखा। राजनीतिक रूप से जब मैंने आपसे बात की तो उन्होंने कहा इसमें उन्होंने कुछ खुल के नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र की बहाली के पक्षधर हैं और साथ ही उनका ये कहना था कि जो चीजें आज ब्यूरोक्रेसी के जो हमारी नौकरशाही है, जो हमारा पूरा वो है, उसके तहत जो दब गई है, उन्हें अगर उन चीजों को खुल के आना चाहिए और तभी लगता है कि एक सही लोकतंत्र यहाँ पर बहाल हो पाएगा। धन्यवाद। Good morning, all of you. I am Dr. Neeta Singh, Assistant Professor Social Work Department, Uttarakhand Open University. My partner is Miss Pushpa Chauhan. She belongs to district Uttarkasi, block Hatwari, and village Ganeshpur. She is a professionally she is an activist and she did his MA in sociology. She is a photographer and she believes in Sarv Dharma Sambhav. And according to her, media is more powerful tool which provide more information about our local, national and international level and which aware of. And last 16-17 years she is actively involved in politics and she was actively involved in Uttarakhand movement, state movement, and she believe in she work on women empowerment and other issues which are related to women's. मेरी साथी है कंचन और ये जो है मेरा समाख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर। पहले अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम पुष्पा पान है, मैं जूनियर संदर्भ व्यक्ति रामनगर महिला समाख्या में कार्य करती हूँ और ये मेरी साथी है कंचन और ये महिला समाख्या नैनीताल में ही डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो इनका काम है कि जो सामाजिक मुद्दे जो काम करते हैं कार्यकर्ता, वो सामाजिक मुद्दों को जो है ये कैसे प्रशासन तक पहुंचाती हैं, कैसे स्टेट लेवल में अपनी जिले की चीजों को देती हैं, ये इनका काम। मेरा नाम कंचन मिश्र है, मैं महिला समाख्या नैनीताल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे काम करती हूँ और मेरे साथ में है कुछ ये रामनगर में JRP के पद पे काम करती हैं। इनका काम है कि क्या कहते हैं महिलाओं को विषयवार जानकारी देकर मुद्दों के लिए पहल के लिए उनको तैयार करना और ये सामाजिक क्षेत्र जो समाज में जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं या विषयवार कोई मुद्दे होते हैं उनको महिलाओं की संगठन के माध्यम से उन मुद्दों को उठाना और उस पर पहल करना इनका काम है। बैठिए आप लोग यहाँ। Okay, thank you very much. We are almost on time. And now this is about the organization you belong to. When you read it out to me, I should be able to have a complete understanding about your organization. Its vision, its mission, its activities, its the principles, its beliefs, and everything in 5 to 7 sentences. You have time, 15-20 minutes. आप पहले रफ लिखते जाइए, लेकिन जो फाइनल पेज है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, क्योंकि ये मैं कलेक्ट करूँगी अगले रेफरेंस के लिए। तो ऊपर अपना नाम और संस्था का नाम दोनों लिख लीजिएगा बोल्ड अक्षर में। Uttarakhand Open University was founded in 2005 with objective of imparting education to so far unreached populace as well as to those working people who want to add on their professional qualifications. Through its more than 200 study centers, the university is providing more than 100 programs of learning. At present, the university is providing education to more than 25,000 students through distance mode. The university has all the facilities to provide quality education with latest ICT technology. Thank you.
नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम जोशी है। जैसा कि विदित है कि मैं उत्तराखंड उच्च विद्यालय में कार्य करता हूँ, तो इसी के बारे में लिखा है। उत्तराखंड उच्च विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2005 में उत्तराखंड राज्य अधिनियम के तहत की गई। 2005 में किराए के भवन से और 600 विद्यार्थियों के नामांकन से शुरू हुए इस विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में 25 एकड़ जमीन एवं स्वयं की इमारत के साथ 25,000 विद्यार्थियों का नामांकन है। 40 शिक्षकों के साथ साथ लगभग 100 के करीब लोग इस विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। संस्था का उद्देश्य है कि जो लोग किसी कारण से उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा आपके द्वार, इस स्लोगन के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय चलता है। वर्तमान में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एक मुख्यालय जिसका देहरादून में स्थित है और 8 अध्ययन क्षेत्रीय कार्यालय के साथ लगभग 250 अध्ययन केंद्रों के साथ यह विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। धन्यवाद। I am Nirja Singh from Uttarakhand Open University. Uttarakhand Open University was established in 2005. Its motto is reach to unreach. Its mission is to impart knowledge through open and distance mode. It is the only university in the state of Uttarakhand which provide education through open and distance mode. UOU believes, Uttarakhand Open University believes that every citizen have right to education at any age and any circumstance. Well, I am Manoj Pandey. I am working as a disaster management officer in the district disaster management authorities, which were constituted in 2007. And Uttarakhand became the second state at that time which has established the district disaster management authorities after the state of Maharashtra. DDMAs were constituted under the national disaster management in 2005, and it is involved in disaster mitigation and management works in the district, which is headed by the district magistrate of the respective district, with bodies directly related to the relief, rescue, rehabilitation issues in district, and to develop disaster management plans. Conducting training and awareness is also the work of DDMA. And there is one more work which is we are making a district emergency operations center, working in 24/7 is one of the most prime work right now. सन 2005 में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में मुक्त व दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दुर्गम व अति दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में बसी आबादी तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना, शिक्षा की औपचारिक प्रणाली से वंचित रहे लोगों तक उम्र, समय आदि की बाध्यताओं से ऊपर उठकर उच्च शिक्षा पहुंचाना तथा रोजगार परक शिक्षा प्रदान कर उत्तराखंड की युवा शक्ति को अधिक मजबूत बनाना विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में से है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के 8 क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र, 300 से अधिक अध्ययन केंद्र हैं, जहां से 100 से अधिक प्रकार के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में करीब 25,000 छात्र हैं। विश्वविद्यालय का नारा है रीचिंग द रीच। Good morning. Dr. Manju Pandey here, Assistant Professor Disaster Management Cell at Uttarakhand Academy of Administration, Nainital. Disaster organization are presently known as Uttarakhand Academy of Administration, Nainital. The aim of this institution is to establish a well-known capacity building awakening programs at different sectors for the Indian administrative services, public services, and district level officers for field working staff for spreading knowledge for different areas in the Uttarakhand state. Disaster management units also perform several training programs through capacity building programs, awareness and generation programs through presentations, plays, demos, demo sessions, etc. Technical and skill development programs for community sensitization at different level through organizing workshops, seminars, and conferences. Briefing for the earthquake safe construction, search and rescue techniques, first aid programs, school safety programs, through various funding agencies like UOPTs and state fundings. Different inductions as well as foundation courses were going on in this Uttarakhand Academy of Administration. In disaster management unit also playing the same examples. And here we are dealing with the Disaster Management Act 2007, Civil System, and the several other programs for the different district level officers. Thank you very much. नमस्कार, दिनेश कर्नाटक, राजकीय इंटर कॉलेज कालाडूंगी का करीब 30 साल पुराना विद्यालय है।
यहाँ बच्चों को मानविकी विज्ञान की औपचारिक शिक्षा दी जाती है। पढ़ाई का माध्यम हिंदी है तथा कॉलेज में NCERT का पाठ्यक्रम चलता है। विद्यालय करीब 5 एकड़ में है तथा इसके पास विशाल भवन और मैदान है। यहाँ प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा कर्मचारियों सहित 26 लोगों का स्टाफ है। विद्यालय में अधिकतर निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं MS राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी उत्तराखंड का प्रथम चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत स्थापित MBBS अध्यापन हेतु उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्थापित इकाई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में सन 2004 से प्रथम MBBS बैच का अध्यापन कार्य शुरू हुआ, जो कि वर्तमान समय MD शिक्षा के उच्च सोपान तक पहुंच रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा स्वास्थ्य के उच्च स्लोगन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को अपने क्रियाकलापों द्वारा वृहद स्तर पर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है। उक्त प्रक्रिया निरंतर गतिशील है। सामुदायिक औषधि विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों जिनका प्रत्यक्ष संबंध मानव स्वास्थ्य से है के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा, मेडिकल, सोशल वर्क, सूचना संचार शिक्षा के माध्यम से जागरूकता का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। समस्त संक्रामक रोगों से लड़ने हेतु व्यापक रणनीति सामुदायिक औषधि विभाग द्वारा UNDP, WHO शिक्षा, यूनेस्को, यूनिसेफ आदि के माध्यम से तैयार की जाती है। संस्थान को उल्लेखनीय कार्य हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। संस्था निरंतर सामाजिक कार्यों, उच्च स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु कृत संकल्प है। थैंक यू। मैं श्रीमती रीना रावत, ग्राम सभा नाल, पोस्ट ऑफिस गंगोरी, इस समय ग्राम प्रधान पद पे हूँ। मैं ब्लॉक भटवाड़ी, तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ। मेरा ग्राम प्रधान बनने का मेन मकसद है कि मैं अपनी ग्राम सभा का विकास करूँगी, अपनी ग्राम सभा में साफ सुथरा काम करूँगी और अपनी ग्राम पंचायत को एक नई सोच में बदलूँगी। मैं सन 2007 से अब तक आशा वर्कर भी हूँ। मैं अपने गांव में गर्भवती महिला एवं स्वास्थ्य एवं बच्चों को स्वास्थ्य सेवा भी देती हूँ और सामाजिक कार्य में अपना पूरा समय देती हूँ और मैं जो आज प्रधान पद पे हूँ वो इसी सेवा की वजह से। धन्यवाद। Good morning, friends. Myself Deepak Paliwal. Uttarakhand Open University is the only state university in the state offering program through ODL mode. The main vision and mission of the Uttarakhand Open University is to provide education to those who are living in inaccessible areas. Or the main philosophy of the Open University is to reach to unreached. UOU is offering programs, certificate, diploma, degree, and even PhD program in different disciplines. The university has its lush green campus in Haldwani and a small campus in Dehradun. The university is working with these 8 regional centers situated in Dehradun, Roorkee, Haridwar, Uttarkashi, Pauri, and Bageshwar. Hello, I am HS West and working as an executive faculty member of social science at the Regional Health and Family Welfare Training Center, Moti Nagar, Haldwani. The center was established under India Population Project (IPP) 5th and 6th towards an objective to train the health manpower in the country at the regional level, and it also promotes the health education including family planning, family welfare education at the regional level. This is also a nominated collaborative training institute (CTI) by Government of India in recently 2011. This center is now proposed for the State Institute of Health and Family Welfare. The proposed institute will be an apex institute for the health manpower training and research for the state of Uttarakhand. This will be also responsible for the curriculum development of the human resource training needs of the state. Presently, the center has 3 training halls, a hostel for the 60 persons capacity, faculty rooms, and will be enhanced as an State Institute of Health and Family Welfare by an auditorium and a better infrastructure as a site as well. Thank you very much. मैं महेश चंद्र मेहता, राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल औरंगाबाद मेरी संस्था है। यह एक सरकारी विद्यालय है जहां पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक लगभग 400 बच्चे अध्ययनरत हैं। यह 12 क्षेत्र का एकमात्र इंटर कॉलेज है। मेरा विद्यालय एकांत स्थान पर विस्तृत क्षेत्र में फैला है जहां पर अध्यापन करने के लिए एक आदर्श स्थिति है। भौतिक संसाधनों से तो यह संस्था पूर्ण है,
लेकिन कुछ विषयों के अध्यापक उपलब्ध नहीं है। इंटरमीडिएट स्तर पर भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि विषयों के शिक्षक नहीं है। इन विषयों के शिक्षकों के न होने के चलते क्षेत्र के बच्चों को इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए गांव छोड़ना पड़ता है। इस संस्था की सबसे बड़ी खासियत है सभी शिक्षक एक टीम के रूप में काम करते हैं। मैं राजीव जोशी हूँ। पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत तहसील मुंशियारी में मेरा विद्यालय है। विद्यालय में 3 कक्षाएं 6, 7 और 8 चलती हैं। मेरे साथ एक वरिष्ठ शिक्षिका कार्यरत हैं जो प्रभारी प्रधानाचार्य भी हैं। सामाजिक विषय के शिक्षक का पद रिक्त है। दोनों शिक्षक मिलकर हम लोग यह विषय पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षण के लिए कोई शिक्षक नियुक्त कभी नहीं होता है। मैं स्वयं अपने उस क्षेत्र का बूथ लेवल ऑफिसर हूँ, BLO जिसे बोलते हैं। मुझे इस कार्य के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में लगभग 30-40 दिन विद्यालय से बाहर रहना पड़ता है। इससे विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। धन्यवाद। The name of my organization is Uttarakhand Open University. Uttarakhand Open University (UOU) is a state open university established in 2005. Its headquarters is in Halwani. The main objective of the university is to spread education, particularly higher education, across the state on the philosophy of open and distance learning. It has a campus at Dehradun and 8 regional centers: Dehradun, Roorkee, Pauri, Uttarkasi, Bageshwar, Pithagarh, Ranikhet and Halwani. At present, there are 13 schools of studies through which more than 100 programs are being implemented through more than 250 study centers. Thank you. ग्राम सभा को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहता हूँ और मैं अपने ग्राम सभा की जो महिलाएं हैं उनको भी थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ कि जैसे कई गतिविधियां होती है कि उसमें अपना सहयोग बनाते रखें। और मैं अपने जैसे छोटे बड़े भाइयों को कहना चाहता हूँ कि शराब से थोड़ा दूर रहें और विशेषकर भी ध्यान देना चाहते जैसे हमारे लड़कियां हैं, हम क्या करते हैं कि थोड़ा उन्हें पढ़ाई से वंचित रखते हैं, तो मैं उनको आगे रखने की वो करता हूँ। मेरा नाम पुष्पा चौहान है और मैं ग्राम प्रधान हूँ। इस समय वर्तमान में मेरी ग्राम पंचायत का नाम गणेशपुर है और ब्लॉक भटवाड़ी है। मेरी ग्राम पंचायत में 9 वार्ड हैं जिसमें 5 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। और मेरी ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर पहली बार महिलाओं ने एक आम बैठक बुलाई जब चुनाव की घोषणा हुई थी और महिलाओं ने कहा कि इस बार हम लोग तय करेंगे कि हमारा ग्राम प्रधान कौन होगा, कैसा होगा। और उसी बैठक में वहां पर जब बैठक हुई उसमें सभी लोगों ने वहां पर मुझे ग्राम प्रधान के रूप में चुना। और ग्राम पंचायत एक ऐसी संस्था है जहां पर चाहे तो उस गांव के विकास की नीतियों को बनाने में एवं नियोजन में नीतियां भी गांव के लोग बनाए बैठ के और उस पे काम कैसा होना है वो वहाँ की जनता करे। तो इसके बनाने में महिलाओं की और पुरुषों की सीधे भागीदारी होती है, लेकिन वास्तव में वैसा है नहीं। तो मेरा ये प्रयास है कि किस तरीके से जो हमारी खुली बैठकें होती हैं ग्राम सभाओं की, जिसमें उस पूरे अगले साल की पूरी विकास की योजनाएं तय होती हैं, मुद्दों पर चर्चा होती है। तो मेरा प्रयास ये है कि उस बैठक में, उस खुली बैठक में 100% भागीदारी गांव वालों की हो, सामूहिक चर्चा हो और उसके बाद उस गांव की जो भी नीतियां तय होनी है, जो भी योजनाएं प्लानिंग तय होनी है, उसमें लोगों की भागीदारी हो, लोगों को जानकारी हो। मैं मई 2014 में चुनकर आई हूं और मैंने तय किया है कि प्राथमिकता के आधार पर पंचायत के नीति तय करने में खुली बैठक में 100% आम लोगों की भागीदारी हो, विशेषकर महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं का बहुत ज्यादा रोल है हमारे पहाड़ के गांव के में। अगर हम देखें तो उनकी रुचि को, उनकी जानकारियों को बढ़ाना, ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना, जिससे उनके प्राथमिकता के आधार पे उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी हमारी ग्राम पंचायतों में आ सके।
और दूसरा, कार्यों की पारदर्शिता हो, खुली बैठकों की सूचना, जो हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी खुली बैठकें हैं। तो सबसे बड़ा काम, एक गांव जो ग्राम पंचायत हमारा एक छोटा सा एरिया होता है, उनमें कैसे किस तरीके से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करें। बैठक के एजेंडे के सूचना के तहत सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, महिलाएं, तो लोगों को सूचनाएं देना, महिलाओं को जिम्मेदारी देना, लोगों को जिम्मेदारी देना। और हमने एक तरीका अपनाया है कि वार्ड सदस्य जो हमारे हैं, क्योंकि वार्ड मेंबर्स की, हर वार्ड की जिम्मेदारी उनके पास हो, और वार्ड के अंदर उनकी जिम्मेदारियों की उस बैठक की सूचना वो अपने वार्ड के सभी फैमिलीज को दे, सभी परिवारों को दे। और इसके साथ ही ग्राम पंचायत के लिए एक जो प्रयास मैं कर रही हूँ अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत, कि अपनी पूरी ग्राम पंचायत का, वो चाहे हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, जितने संसाधन हमारे ग्राम पंचायत के अंदर है, उसका पूरा एक सर्वे किया जाए कि हमारे पास क्या क्या संसाधन है, हमारे पास कृषि भूमि कितनी है, हमारे पास बंजर भूमि कितनी है, हमारे पास फॉरेस्ट लैंड कितनी है। उसके आधार पे पूरा एक 5 साल का पूरा एक नक्शा तैयार किया जाए, एक एजेंडा तैयार किया जाए कि हमारे गाँव की जरूरतें ये है, कृषि में किस तरह की जरूरत डेवलपमेंट की है, पानी की क्या स्थिति है, पेयजल की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, और इसके साथ ही पूरा एक मैप तैयार किया जाए। उसके बाद जो सरकारी एजेंसियां गांव में आ रही हैं, एनजीओ काफी आ रहे हैं गांव में, तो उनके पास वो एजेंडे रखे जाएं कि आपके पास कोई भी एजेंडा हो, लेकिन हमारा एजेंडा ये है, अगर हमारे एजेंडे के लिए आपके पास कोई योजना है, हमारे एजेंडे के लिए आपके पास कोई अगर फंड है, तो हमारे गांव की जरूरतें ये है, हमारी ग्राम पंचायत की जरूरतें ये है। उसके आधार पर उस ग्राम पंचायत को सशक्त किया जाए, उस ग्राम पंचायत के अंदर सही नियोजन किया जाए। धन्यवाद। मैं कंचना बिष्ट, महिला समाख्या नैनीताल से। मैं महिला समाख्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है जो इस समय 7 जिलों में हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में इस समय संचालित है। इसके अलावा नैनीताल में जो हमारे महिला समाख्या जो संचालित है वो 5 विकास खंडों में है, रामगढ़, रामनगर, ओखरकांडा, धारी, बेतालघाट। तो मेरा काम जो है, मैं महिला समाख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे जिले में कार्यरत हूँ और मेरा काम कंप्यूटर में डाटा फीड करना है। और इसके अलावा जो नैनीताल जिले के जो 5 विकास खंडों से जो डाटा, आंकड़े या केस रिपोर्ट या केस स्टडी आती है, उन आंकड़ों को मैं कंप्यूटर में फीड करती हूँ। इसके और पत्राचार से संबंधी और पत्र रिसीविंग, डिस्पैच, ये काम मेरा होता है। साथ में इन सारे विकास खंडों में लिटरेसी कैंप या कोर्स जो भी लगते हैं, और इसके अतिरिक्त ब्लॉक संबंधी कार्य, विकास खंडों में पत्राचार संबंधी कार्य जो भी हैं, उनके लिए स्टेशनरी वगैरह उपलब्ध कराना, और इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी से संबंधित जो भी उनको किताबों की आवश्यकता पड़ती है वो उपलब्ध कराने का काम करती हूँ। और इस आवश्यकता पड़ने पर अपने से बड़े पदाधिकारियों के साथ में बैठकर रिपोर्ट कंपाइल करना, आंकड़े कंपाइल करना, और दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने का काम करती हूँ। और जो लेटर हैं और मेल से संबंधित जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। मेरा नाम पुष्पा पानू छू और मैं रहने रामनगर छू, विकासखंड रामनगर और जिला नैनीताल। और मैं महिला समाख्या में जो कंचना बता, और मैं महिला समाख्या में जूनियर संदर्भ व्यक्ति पद पे छू। मेरे काम करना मुख्य काम करने छू कि शरण को अधिकार जानकारी लेवन, जागरूकता करण और हस्तक्षेप करूँ। और ये लीजिए मेरी भूमिका ये छू कि मैं गाँव की ब्लॉक जैसे सूचना रिपोर्ट जिले तक पहुँचूँ और गतिविधि का अधिकार जो, और गतिविधि का अधिकार वो जैसे पूरा जो वहाँ क्षेत्र स्थिति से वो जिले में रखन, और जिले जैसे प्राप्त सूचना जैसे गाँव में और कार्यकर्ताओं दे, ये मेरे जैसे जिम्मेदारी है। Guest here with us, the Vice Chancellor is here. So I will just take 10 minutes of your time, and then we have to give time to His Excellency. I just want to go over what we have gone through. One was the exercise when you all spoke to each other, and one was the exercise when you wrote something on a piece of paper. And if you now think about it during the day, and you should understand the difference of the constraint of time
and when you informally take notes, and when you formally write something, how much difference is there in the perception? There is a vast difference, and there is a difference in perception when you are looking at other people and you're looking at yourself. So when you're talking to other people, how much do you understand and grasp? And when you're talking about yourself, how much you are able to express? There is a very big difference in that. That is number one. The other is that we had the interesting example of about 5-6 people from Uttarakhand Open University. The only common thing in all was the number of study centers. But you see the diversity of the expression that came out about the university, who said what about Uttarakhand Open University. And that is all about diversity in media. Unless you have diversity, you cannot have pluralism. In one room of 15-20 people, we heard 7 different ways of looking at Uttarakhand Open University. What is its vision and its mission? So diversity and pluralism go together, because every one individual in society creates an opinion and must have that space. The other was that very few people were able to stick to the limit of 5 to 7 sentences. And this will be very important in the coming 2-3 days that we will be together. Because if you don't learn the art of limiting yourself, you will not be able to perform with media in the future. Impossible. You have to learn to perform within limited words, with limited expression, and still say everything that you want to say. And the other is the tendency. मैंने कहा कि आप अपनी संस्था के बारे में बोलिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने बारे में ज्यादा बात की. तो ये टेंडेंसी होती है, और सोशल मीडिया में ये टेंडेंसी बहुत अधिक होती है कि हम अपने बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं. लेकिन जो अगर टारगेट है, आपको बोला गया है कि आप संस्था के, तो ये आपने बात सुनी नहीं, आपने ध्यान से मेरी बात सुनी नहीं. So when you want to work in the field of media, you have to learn the art of hearing and then performing according to what you heard. एक तो आपको सुनना बहुत जरूरी है. सुनने की जो स्किल है, जो सुनने की स्किल है, उसी से आप आगे बढ़ के कम्युनिकेटर बन सकते. और now I should give the space to His Excellency. आइए सर. साथियों, हमने एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज की है अभी तक. शुरू में आपको लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं. बेसिकली ये सब जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर के पूरे MIL वर्कशॉप के एक तरह से बड़े वो कंपोनेंट हैं, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, जो इस एक्सरसाइज में हमारे कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाते हैं. ये सारा जो विचार, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने MIL को अपने यहाँ लाने के लिए, उस पर नए तरह के पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए शुरू किया था. और चूंकि हमारे वाइस चांसलर साहब इसी विधा के विशेषज्ञ हैं, मीडिया के व्यक्ति हैं, और यही प्रोफेशन है, दिल्ली में यही पढ़ाते रहे हैं. मैं ज़्यादा इस विषय पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस वर्कशॉप के पीछे क्या हमारा विजन रहा है, क्यों हम इस तरह की चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं. और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यू लर्न व्हाइल यू अर्न, एंड व्हेन द थिंग्स आर नॉट एक्सेसिबल टू यू, जो आपके पहुंच तक जो चीज़ें नहीं हैं, कैसे इन तमाम सारी चीज़ों से, इस तरह के प्लेटफॉर्म से, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आम व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं. उसके कॉम्पिटेंसी लेवल, उसका कौशल विकसित हो सकता है, और बेहतरीन नागरिक के रूप में, बेहतरीन वर्कर के रूप में, और बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, या बेहतरीन पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकता है, यदि उसके पास न केवल डिजिटल लिटरेसी हो, न केवल डिजिटल साक्षरता हो, बल्कि मीडिया इंफॉर्मेशन की भी साक्षरता हो. जिस तरह से साक्षरता हमको ट्रांसफॉर्म करती है, ये जो नए तरह के ICT के इस दौर में, सूचना क्रांति के इस दौर में कौशल आ रहे हैं, नई तरह की पद्धतियां आ रही हैं, उसमें ये चीज और हमारे को सक्षम बनाती हैं. और हमारा जो वास्तविक कंट्रीब्यूशन है, एक योगदान है राष्ट्र निर्माण में, उसमें भूमिका निभाती हैं, और सामाजिक विकास में भूमिका निभाती हैं. मैं सीधे से वाइस चांसलर साहब को आमंत्रित करता हूं कि क्या किस विजन के साथ हमने MIL को इस विश्वविद्यालय में शुरू किया, जिसका परिणाम आज इस वर्कशॉप के रूप में आया, उस पर हम सभी को संबोधित करेंगे. डॉक्टर मिर्जा पांडे,
और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्या शाखाओं के निदेशक, फैकल्टी मेंबर्स और सभी प्रतिभागियों, ये जो मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो हमारा जो प्रोग्राम है और जो हम यूनेस्को और मैडम नीलम वासव के जो पूरे सबके सहयोग से जो है शुरू करने जा रहे हैं, इसका मकसद जो है वो एक तरह से मीडिया इंफॉर्मेशन के बारे में एक जागरूकता पैदा करना है। आज हम लोग एक सूचना समाज में रहते हैं और मीडिया का विस्फोट हो गया है। हमारे जीवन में सूचना और मीडिया की भूमिका बहुत बढ़ गई है। जो आज की इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, ये कहते हैं कि जो पहले फ्यूडलिज्म केस थी, तो लैंड प्राइमरी रिसोर्स था, और जब कैपिटलिज्म आया तो कैपिटल प्राइमरी रिसोर्स था। और आज सूचना के इस युग में इंफॉर्मेशन एक प्राइमरी रिसोर्स है, एक मूलभूत संसाधन है, जो एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। तो पूरा समाज, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो सूचना संसाधन पर टिकी हुई है। सूचना जो है वो एक ऐसा संसाधन है जिसका हम कई रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आज के जमाने में जितने टेलीविजन चैनल्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गए हैं और सूचना के दूसरे माध्यम जो पैदा हो गए हैं, तो आम लोगों पे सूचना का एक जो है जबरदस्त बम्बार्डमेंट होता है। मतलब आम लोग इतनी सूचनाएं पाते हैं कि कई बार ये लगता है कि उतनी सूचनाओं को प्रोसेस करना और अपने काम की सूचनाएं उससे निकालना उनकी बौद्धिक क्षमता से बाहर है। टेलीविजन लोग जो है वो बहुत लंबे अरसे तक देखते हैं। टेलीविजन के बारे में जेरी मेंडल एक बड़े भारी एंकर थे अमेरिका के टेलीविजन के। उन्होंने एक किताब लिखी थी 70s में, और 70s का मतलब है कि तब टेलीविजन इतना नहीं आया जितना कि आज आ गया है। उस किताब का टाइटल ही था 7 रीजंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ टेलीविजन। मतलब उन्होंने एक एक्सट्रीम आर्गुमेंट दिया था कि टेलीविजन को खत्म कर दिया जाना चाहिए, और उनका तर्क ये था कि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस का एक कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट लोगों के दिमाग में रखता है और लोगों की समझने, सोचने और उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की क्षमता को कम कर रहा है। मतलब कोई मैं इस तर्क से सहमति नहीं जता रहा हूँ, लेकिन उनका तर्क ये था कि टेलीविजन जितने बम्बार्डमेंट इंफॉर्मेशन का करता है, इमेजेस का करता है, उससे वो आपको सूचित नहीं करता है, आपको जानकार नहीं बनाता है, बल्कि आपको एक तरह से विज्ञान की दुनिया में ले जाता है। तो उनका तर्क ये था कि जो इमेजेस का बम्बार्डमेंट है कि आप एक इमेज से दूसरी इमेज को इतने स्विफ्टली आप चाहते हैं कि पहली इमेज को आदमी भूल जाता है। जैसे इसको सिंप्लीफाई मैं करूंगा कि जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं, 24 घंटे के टेलीविजन चैनल्स हैं, तो चैनल्स में लगातार खबरें आ रही हैं, तो शायद 5 मिनट का स्पेन में नहीं होता होगा कि जब हम भूल जाते हैं कि 5 मिनट पहले कौन सी खबर थी। मतलब इतना तेजी से हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से जंप करते हैं कि हम समझ नहीं पाते। एक आम आदमी खास तौर से उतनी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको एनालाइज नहीं कर पाता। मसलन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि देश में एक ही चैनल होना चाहिए, लेकिन 70s और 80s के दशक में देश में एक ही चैनल था, दूरदर्शन, और एक ही रेडियो था, आकाशवाणी। तो दूरदर्शन में बुलेटिन समाचार के आते थे,
तो अगर समाचार का बुलेटिन एक 8 बजे, 1 बजे, रात को जो है 9 बजे है, तो समाचार देखने के बाद एक आम आदमी को कई घंटे मिलते हैं जो समाचार के बारे में सोच सके, उसका विश्लेषण कर सके और उसकी जिंदगी पे उसका क्या असर पड़ता है उसको समझने की कोशिश कर सके। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस फ्लो बम्बार्डमेंट एक प्रोग्रामिंग का हो रहा है, लोगों को जो ये स्पैन एक मिलना चाहिए इस सूचना को, समाचार को समझने, उसका विश्लेषण करने और अपने मतलब की बात उससे निकालने की वो क्षमता उससे क्षीण। आज हम एक तरह से कई बार में पाते हैं कि हम लोग एक इंफॉर्मेशन सैचुरेशन की स्टेज पे हैं, जहाँ इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हम उनका विश्लेषण कर पाने में सक्षम नहीं है। तो दो स्टेज होती है, एक इंफॉर्मेशन सैचुरेशन है जहां पर आप जो है वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या दिया जा रहा है, क्या मिल रहा है, क्या इसके साथ लगता है, क्या इसका उपयोग हमारे लिए है। और दूसरी तरफ एक जो है सिचुएशन हमारे देश में भी है जिसको हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वैक्यूम है। अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी के, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं जिनके पास कोई सूचनाएं नहीं होती, जिसको हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वैक्यूम की स्थिति भी है। हम इन दो एक्सट्रीम के बीच में आज भी लोग रह रहे हैं। मतलब इस मीडिया एज में पश्चिमी देशों का अनुभव हमसे थोड़ा आगे है। तो आज मीडिया का भूमिका क्या होती है, इसमें जो है वो अमेरिका में एक स्टडी मैंने कहीं पढ़ी इंटरनेट पे, जिसमें ये कहा गया था कि जो लोग टेलीविजन ज्यादा देखते हैं इराक और अफगानिस्तान वॉर के बारे में, उनका जो नॉलेज है उसका लेवल कम है, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग कम है। अब इससे मैं एक कंपेयर कर रहा हूं, एक मथुरा के गांव में एक किसान को मैं एक बार मिला, तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने पाया कि उनको दुनिया भर के देश और दुनिया के मसलों के बारे में उनकी जानकारी और समझदारी बहुत ज्यादा है। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, इराक वॉर और अफगानिस्तान वॉर में उनकी बड़ी कमाल थी। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं लगातार BBC रेडियो सुनता हूँ सुबह शाम 1 घंटे। मतलब उनका जो मीडिया कंजम्पशन था, एक चैनल था जिसको सुबह शाम सुनते थे, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन जो उनको मिलती थी उसको ऑब्जर्व करते थे, उसके बारे में सोचते थे, उसको समझते थे। और मैं पाता हूँ कि आज जो है हमारे मेट्रो सिटीज की जो यंगर जनरेशन है, मेरा उनसे भी काफी इंटरेक्शन होता है, हमारी यंगर जनरेशन की कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो गई है। एक तरफ तो सूचना इंफॉर्मेशन सिचुएशन की स्टेज उनके पास है, उनके पास टेलीविजन भी है, उनके पास इंटरनेट भी है, वो इतनी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, और दूसरी तरफ जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनके बारे में समझदारी डेवलप नहीं कर पाते। तो साथियों, एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सूचना का जो संसाधन है, खासतौर से हमारे बीच में कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे ग्रामीण विकास और पुनर्निर्माण में काम कर रहे हैं, इस सूचना के संसाधन को हम कैसे इस्तेमाल करें। ये संसाधन हम लोगों के एम्पावरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जागरूक बनाना, उन्हें सूचित करना। आज हम जब मीडिया की बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो निश्चित रूप से मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि एक तो सरकार पर नजर रखे कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन दूसरा ये भी कि सरकार की जितनी नीतियां, उनके कार्यक्रम हैं, उनकी सूचनाएं दूर दराज के इलाकों में पहुंचाए ताकि लोग उनका फायदा उठा सकें। आज शायद एक ऐसा इंफॉर्मेशन वैक्यूम भी है कि जहां हमारे जो लोग सरकार की जो अनेक तरह की जो विकास परियोजनाएं हैं उनके बारे में वाकिफ नहीं और वो उनका फायदा नहीं उठा पाते। तो एक हमारे लिए एक चैलेंज है कि सूचना जैसी जो ये दुधारू तलवार है, जिसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं और पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं, इसका हम कैसे इस्तेमाल करें। और आप जैसे प्रबुद्ध लोग, एक्टिविस्ट हैं,
उनका इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जो हमारा मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उसका मकसद ही यह है कि कैसे जो है वो हम लोग मीडिया और इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, जहाँ महसूस किया गया कि सूचना युग के अनेक नकारात्मक परिणाम हैं, इसके नकारात्मक जो है प्रभाव, मतलब इंफॉर्मेशन का सैचुरेशन लोगों को इन्फॉर्म नहीं करता है, उनको जागरूक नहीं बना रहा है, बाकी कई बार उनको मिस इन्फॉर्म करता है, जो असली मुद्दे हैं उनको दबाता है, और जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम मुद्दे हैं उनको उठाता है। आज हम टेलीविजन प्रोग्राम्स को अगर देखें तो हमें महसूस करते हैं कि जो हमारे देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, कई बार ज्वलंत मुद्दे टेलीविजन मीडिया में नहीं होते हैं। कल ही मैं देख रहा था कि टेलीविजन चैनल्स पे तो मोदी का जो कोट है 7 लाख का या कितने लाख का, उसकी नीलामी को लेकर के सारे के सारे जो है वो प्रोग्रामिंग टेलीविजन के उस पर फोकस है। अब एक गांव का एक आम आदमी जिसको कि एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे इसकी जरूरत नहीं। शहरी वर्ग के मध्यम वर्ग को भी आप एक तरह से भ्रमित कर रहे हैं कि देश के ये बड़े मुद्दे हैं। देश के बड़े मुद्दे नहीं, देश के बड़े मुद्दे हैं कि एक नई सरकार आई है, उसकी नीति और कार्यक्रम क्या है, उनका लोगों की जिंदगी पे क्या पड़ने जा रहा है, ये रियल मुद्दे हैं। लेकिन हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या हमारा टेलीविजन मीडियम उन मुद्दों को एड्रेस करता है, उनको संबोधित करता है, और क्या हमारा टेलीविजन ऐसा तो नहीं है कि एक आर्टिफिशियल एजेंडा क्रिएट कर रहा है जो हमारा रियल एजेंडा नहीं है। तो जो एक डेमोक्रेसी में हमें कहते हैं कि एक सिटीजन जो इन्फॉर्म्ड है, जो ये जानता है कि सरकार क्या है, उसकी नीतियां क्या है, उसका कार्यक्रम क्या है, वो कैसे जो है परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में सही जानकारी उसके पास होना बहुत जरूरी है। मतलब इन्फॉर्म सिटीजनरी, एक जागरूक और जानकार नागरिक देश के विकास और डेमोक्रेसी के लिए उसका बुनियादी स्तंभ है। तो जो मैं कह रहा था कि पश्चिमी देशों में भी ये अब महसूस किया गया कि लोगों में मीडिया की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मीडिया जो उनको मैसेजेस देता है वो उसको एनालाइज करने की बौद्धिक क्षमता उनमें नहीं है, उनके पास इंटेलेक्चुअल स्किल्स नहीं है। तो वहां भी जो है मीडिया लिटरेसी को लेकर के अनेक कंपनी छिड़े गए, अनेक आंदोलन छिड़े गए। कई एनजीओज हैं विकसित देशों में जो आज मीडिया लिटरेसी की फील्ड में एक्टिव है, जो लोगों को जागरूक बनाना चाहते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन को कंज्यूम किया जाए, कैसे इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट किया जाए, और कैसे इंफॉर्मेशन को हम वास्तव में अपने उपयोग के लिए, समाज के, देश के पुनर्निर्माण के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। और इसी मकसद से जो है हम लोग इस मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, और एक पायनियरिंग एफर्ट्स है, और नीलिमा माथुर जी ने उसमें बहुत एफर्ट्स किए हैं, हमारे बिरजा पांडे हैं, वो लगातार इसमें जुटे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड में हम लोग भी एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे जो कि देश में जो है ऐसा कैंपेन मेरा ख्याल है शायद ही कहीं हो। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके साथ मिल करके, आप सब लोगों की सक्रिय भागीदारी से हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और आप ही एक तरह से इस प्रोग्राम के, क्योंकि कार्यशाला हमारी पहली कार्यशाला है, तो आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ही हमारे एक्टिविस्ट हैं, आप ही हमारे वॉलंटियर्स हैं जिस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुलपति जी। हमारे बीच भी जुड़े हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह, प्रोफेसर HP शुक्ला, प्रोफेसर RK पांडे, डॉक्टर राकेश रेयाल, राजेंद्र वीरा जी। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस कार्यशाला में, और नीलिमा जी से कहता हूँ कि दो शब्द इस पूरे आइडिया पर हमारे सारे साथियों को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी एक बार फिर से करेंगे। एक्चुअली मुझे तो 3 दिन बोलना ही है, तो कभी बोलूँ तो अच्छा है, लेकिन जी ये ज़रूर है कि मैं
यूनेस्को के साथ एक ग्लोबल ऑनलाइन डिबेट में जुड़ गई थी जो 1 साल तक चला, and that was the beginning of drawing up the framework and action plan for the Global Alliance of Partnerships for Media and Information Literacy. तो उससे मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली उसके आधार पर हमने वाइस चांसलर जी से अपॉइंटमेंट मांगा था और इनको प्रेजेंटेशन दिया। अब 40 साल का जो तजुर्बा रहा है सरकारी दफ्तरों में जाना, प्रेजेंटेशन करना, तो गए तो बड़े एक्साइटमेंट से, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं गए थे। तो प्रेजेंटेशन हुआ और इनके साथ इनके कुछ डिपार्टमेंट हेड्स भी थे, एंड अमेजिंगली एट द एंड ऑफ द डे द वाइस चांसलर gave his green signal that yes, the university must be associated with creating an empowered citizenry in India. And it was unbelievable, and so I got very excited and I went back to UNESCO and I said, look, I'm calling from a marginalized state in India, and this is an open university with an open distance learning program, and they are interested in MIN, and that is how then we started working together. So really the credit that the snowballing takes place by itself, then the funds start coming, other people start joining everything, but the startup was Professor Julia. Absolutely. Thank you very much for giving us the opportunity. And I'm very happy. The one thing I may or may not get time to tell all of you, this is a TOT, a training of trainers. So you just have to become better trainers than me. At the end of this workshop, you have to feel equipped कि आगे जाके आप दूसरों को train कर सके। तो आप 3 दिन में मुझे जितना चैलेंज करें उतना अच्छा रहेगा। जो कुछ मैं बोलूं उसको बाइबल ट्रूथ मान के ना चलें और मुझे चैलेंज करें, because that will be the way that you will become strong trainers. Thank you. थैंक यू नीलिमा जी। इसके बाद हम इस सेशन को, अभी तक जो हमारी चर्चाएं हुई हैं, एक दूसरे से परिचित हुए हैं, हम ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए कि हमारे मन में क्या है। जब हम आए हैं तो बहुत सारे विचार लेके आए होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और नीलिमा जी और आप लोग सब उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस सेशन को हम ओपन करते हैं क्वेश्चंस के लिए। आप लोगों के मन में जो भी बातें आ रही हैं उनको करिए, ताकि फिर धीरे धीरे हमारे इसका जो वर्कशॉप का आकार है वो अपने आप विस्तार लेता चला जाएगा। आप सब आमंत्रित। मैम, अभी जैसे सर ने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें हमें भी बतानी थी सर के बताने से पहले, कि जो हम कह रहे हैं जैसे मीडिया बॉम्ब शेलिंग कर रहा है, एक बड़ा खतरनाक मीडिया और साइलेंटली आ रहा है जिसको हम लोग आजकल सोशल मीडिया बोल रहे हैं। जैसे आई कैन कोट यू वन एग्जांपल, 14th of February is known as, due to the market forces, known as the Valentine's Day, whereas 14th February को भगत सिंह को फांसी हुई नहीं है, बट इट इज देयर इन फेसबुक वर्चुअल वर्ल्ड। वो 23 मार्च है, सबको पता है। एक गलत इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट कर दिया, या वो आजकल सांप को 5 मुंह बना देते हैं, इसको लाइक कीजिए, इस तरह से है। तो मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि जो अभी जो हुआ है, या आम आदमी पार्टी का जो आया है, या जो गवर्नमेंट हमारी रन कर रही है, किसी तरह से भी जो लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर रीच भी नहीं है फेसबुक और ये जो इतना सोशल मीडिया है। और जो अखबार आता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, दैनिक जागरण जो हल्द्वानी में छपता है और जो मेरे जिले में आता है, उसकी पेपर क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमें शक्ल भी देखनी पड़ती है कौन है, लास्ट क्वालिटी हमारे पास आती है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक तो लिमिटेड हो गई है, दूसरा वो हो गई है जो हमें मीडिया बता है। अगर हमें मतलब लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो वाकई में सही है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं है, उसके लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। और ट्विटर वगैरह जैसे हम लोगों को बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल आम गाँव देहात के लोग हैं, तो उसके लिए हम लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो सकती है या बताया जा सकता है, और इंटरएक्टिव मैडम अगर हो जाए तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल भी रहेगा। जी हमारे कि मीडिया का बहुत ज़्यादा लोकलाइजेशन हो गया है। मतलब जैसे एक हल्द्वानी एडिशन है, एक नैनीताल एडिशन है, या एक कोई और एडिशन है, तो उस एडिशन में उसी इलाके की खबरें होती हैं जहाँ का अखबार निकलता है। मतलब मैंने पाया कि हल्द्वानी के एडिशन में देहरादून की खबरें नहीं होती, और देहरादून के एडिशन में हल्द्वानी की खबर नहीं होती। देहरादून वालों को ये नहीं पता है कि हल्द्वानी में क्या हो रहा है, और हल्द्वानी वालों को नहीं पता कि देहरादून में क्या हो रहा है। एक तो ये क्राइसिस मीडिया का है। दूसरा क्राइसिस ये है कि मीडिया का जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, उसमें उस तरह की खबरें ज़्यादा होती हैं जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है, जिसमें सेक्स है, क्राइम है, दूसरे तरह की जो सेंसेशनल खबरें होती हैं।
तो कई बार मैं महसूस करता हूँ कि सारे अखबार एक जैसे ही हैं, सारे टीवी चैनल्स एक जैसे ही हैं, मतलब उसमें वैरायटी नहीं है। मतलब मुझे जागरण और अमर उजाला में अगर उसको रियल टाइम हम लोग विश्लेषण करें तो कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो लोकलाइजेशन हुआ है कि हमको पूरी इंफॉर्मेशन अपने प्रांत के बारे में नहीं मिल पाती है। मतलब आप जहाँ रहते हैं आपको पूरे उत्तराखंड के समाचार नहीं मिलते हैं, आपको अपने इलाके के समाचार ज़्यादा मिलते हैं। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया का दायरा भी बहुत सीमित है और उसमें तमाम तरह के डिस्टॉर्शंस भी पैदा हो रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब इंटरनेट पर भी जो है वो जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हमको जो है वो बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। कल ही मैं जो है इंटरनेट पे एक ड्रग के बारे में कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, तो उसमें जो है वो काफ़ी गलत इंफॉर्मेशन थी। हाँ, मैं काफ़ी गलत इंफॉर्मेशन थी जो मेरे बेटे ने बताया कि गलत है, सही है, क्योंकि उसको थोड़ा फॉलो कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि हमको, यही मैं कह रहा हूँ कि हमको ये बौद्धिक कौशल पैदा करना पड़ेगा, हमको इंटेलेक्चुअल स्किल्स पैदा करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप सब लोग आज के बाद इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट हैं। उत्तराखंड में इंफॉर्मेशन की जागरूकता कराना आपका काम है। पहले तो हम लोग अपने अंदर ऐसी इंटेलेक्चुअल स्किल्स पैदा करें कि हम इंफॉर्मेशन को साइंटिफिकली इवैल्यूएट करने में सक्षम हो। मतलब हम इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करें। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते, आप ये नहीं सोचते कि इस इंफॉर्मेशन की मीनिंग क्या है, ये क्यों हमको दी गई है, चाहे विज्ञापन हो चाहे समाचार हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये समाचार हमको क्यों दिया गया, इसका मकसद क्या है, देने वाला क्या चाहता है। तो ये बौद्धिक कौशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपको पहले विकसित करनी पड़ेगी और फिर पूरे प्रदेश में आप इसको फैलाएंगे। और आज का मीडिया सिनेरियो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको अभी अनफोल्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा कि एग्जैक्टली हो क्या है। नहीं सर, मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। आपने तो लोकलाइज किया था, मैं एक मिनट इसी में ऐड कर दिया तो भूल जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ सर, पेपर की क्वालिटी में अंतर है। इंफॉर्मेशन चैनल की जरूरत नहीं है उस दुनिया को जानने के लिए। मतलब मसलन हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में जानने के लिए किसी न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दुनिया हमारे प्रत्यक्ष दायरे अनुभव के दायरे में नहीं है, उस दुनिया के बारे में हम जो कुछ जानते हैं वो न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जानते हैं। तो आज हमको न्यूज़ मीडिया किस विषयों की खबरें देता है जानना जरूरी है। मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, इसके बारे में खबरें मीडिया नहीं दे रहा है। तो आज हम लोग जानते ही नहीं कि दुनिया के पूरे हिस्से में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। और हमारी इमेजेस हैं, मतलब हम कहें कि नागालैंड, तो नागालैंड के बारे में अगर हम वहाँ गए नहीं हैं तो हमें पाएंगे कि जो इन्फॉर्मेशन को नागालैंड के बारे में दी गई वही हमारी एक इमेज है। अमेरिका अगर हम गए नहीं हैं तो अमेरिका के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वही हमारी इमेज है, हमको लगता है कि अमेरिका ऐसा है। तो इस इमेजेस के मिथ को भी ब्रेक करना एक आप लोगों को जानना है कि मीडिया क्या देता है, क्या हमको दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। तो वो कौन से विषय जिसके बारे में हमको नहीं दिया जा रहा है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। मतलब ये कहा जाता है कि कोई बहुत बड़ी घटना भी घटे और आपको जानकारी नहीं है उसकी, तो घटना आपके लिए घटी ही नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते ही नहीं। आप कुछ कह रहे थे सर? इंफॉर्मेशन जैसी टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम हैं। और हम जिस टाइम स्पेस में रह रहे हैं और जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत ही इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, और उसमें देखने को आ रहा है कि बहुत सारा जो आबादी है वो मीडिया के अभी इंटरेक्शन में नहीं आई है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अभी अखबार नहीं है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे नेटवर्क्स नहीं है, यदि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो एक तरह का डिवाइड है। इसी सोसाइटी में दो तरह के
लोग हैं या दो तरह की कम्युनिटी हैं। एक जिसके पास इंफॉर्मेशन पूरी तरह से आ रही है और उसकी एक तरह से बहुत ज्यादा वो है, और दूसरी वो लोग हैं जिनके पास किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन केवल मैं खबरिया संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, जैसे हमारे 2-3 ग्राम प्रधान हैं यहाँ पे, मुझे बहुत सारे ग्राम प्रधानों से बात करते हुए ये अनुभव हुआ कि वो कहते हैं कि हमारे पास हमें ये जानकारी नहीं है कि सरकार की कितनी योजनाएं हैं। हालांकि हम ट्रेनिंग करते हैं, हम ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग में जाते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे को अपने टेन्योर के 4 साल पूरे हो जाते हैं तब समझ में आता है कि ये हमारे पास ये स्कीम्स थी जिनकी हमें सूचना नहीं थी, और तब तक हमारा कार्यकाल समाप्त हो जाता, और ये रिपीटेड एक्सरसाइज है। तो एक और सूचना किसी भी लेवल पे, चाहे वो विकास के क्रम में है, चाहे वो हमारे सामान्य ज्ञान के संदर्भ में है या सोशल इंक्लूसिवनेस के संदर्भ में है, सूचना नहीं है। और एक और सूचना जिस रूप में, तो ऐसे समाज में इतने हेट्रोजीनियस लेवल पे हम कैसे देखें कि हम लिटरेसी को आगे ले जा पाएंगे और क्या तकनीक हो सकती है। दो अलग, the problem is जिनके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वहां तो एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन इन MIL इज द प्राइमरी टास्क। जहां पे सूचना नहीं पहुंच रही है, that task is another task. How do you carry the bandwidth to that place? How do you take the television channel? That is the task of the government. That is not something that we can do. Neither the university can do nor civil society can do. So the digital divide of two kinds have to be addressed in two different ways. There is the divide of information that exists, but the people who are overloaded with information have to be empowered to become critical thinkers. Because if they do not become critical thinkers, they cannot impact media in return. Because the time has come to change media, but media cannot be told to change. They will change only when the pressure comes from citizens, empowered citizens that Dhulia Saab always refers to. An empowered citizenry will impact the face of media anywhere in the world. Now there is a very big debate in France, even though everything has been put under the lid. What happened after the cartoon and what has happened in France, there is a huge debate going on in France. So it is not, even that's a highly developed society, but they have to re-look at what role the media is playing. They have to re-look at it. कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिसमें प्रोफेसर गिरिजा पांडे जैसे हिस्टोरियन, जैसे दीपक पालीवाल जैसे सोशल साइंटिस्ट, इन लोगों को एकेडमिकली भी एडजस्ट करनी पड़ेंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट का मौजूदा मॉडल है वो पूरा फोकस्ड है जो 30 करोड़ की मिडिल क्लास है, और इसमें मार्जिनाइजेशन बढ़ रहा है, जो डिस्पैरिटीज है वो बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन की फील्ड में ही नहीं है, बल्कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो शेयर है उसमें भी जो है वो एक डिवाइड डेवलप हो रहा है। तो ये एक एकेडमिक रिसर्च का भी विषय है कि हम लोग कैसे जो है वो एक ऐसा नॉलेज क्रिएट करें जो इसके बारे में सही से इसका मूल्यांकन कर सके, क्योंकि आज इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है कि डेवलपमेंट का जो मॉडल है इसके क्या परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। एक चीज बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे हम किस प्रकार की न्यूज को सेलेक्ट करते हैं, ये इस पे बाजार पूरी तरह से हावी है। वैसे जगह जहां बहुत सारे पॉजिटिव काम हो रहे हैं उसकी खबर नहीं आ रही है। जो ओरिएंटेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो ओरिएंटेशन नेगेटिव न्यूज की है, पॉजिटिव की कम है। ये मजबूरी जब हुई तो कुछ न्यूज चैनल ने एक अलग कोने के रूप में डेवलप किया है कि आज की अच्छी खबर, जैसे एक कॉलम आधे घंटे और 1 घंटे का, कुछ न्यूज चैनल ने इसकी शुरुआत की। अब हमारा जो एक ओवरव्यू बन रहा है पूरी सोसाइटी के विषय में, जो हमें मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, यहाँ ये हिंसा, यहाँ बलात्कार, यहाँ ये, अच्छा कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब अच्छा नहीं दिख रहा है तो जैसे किसी व्यक्ति को सिर्फ खराब सुनाया जाए, दिखाया जाए, तो उसकी मानसिकता भी वैसे ही होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही पूरी आवाम को भी सिर्फ खराब दिखाया जाए
तो आवाम भी उसी तरीके से धीरे धीरे डेवलप होता है। ये जो सोशल साइकोलॉजी है उसका इफेक्ट, तो ये जरूर फोकस करना चाहिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि हम अच्छी चीजों को भी दिखाएं ताकि हमारे अंदर उत्साह जगे कि नहीं, दुनिया बदल रही है और हम खराब से अच्छी स्थिति में आए हैं और अच्छी स्थिति की ओर जा सकते हैं। आज हमारा जो व्यू है यही है कि हम अच्छी स्थिति में कभी थे, आज बहुत खराब है और दुनिया बहुत ही खराब बन रही है। ये व्यू डेवलप हो रहा है। मीडिया को कोई सिखा नहीं सकता है मीडिया और इंफॉर्मेशन के बारे में, और वो कम्युनिकेटर्स बन जाएं और फीडबैक इनटू द मीडिया सिस्टम का सिस्टम जब तक शुरू नहीं होता है, you cannot impact. Nobody can teach media. I belong to that fraternity. I know it's a very arrogant fraternity. They don't believe they need to learn it. एजुकेशन का कोई विशेष कॉलम 2-3 पेज होने चाहिए एजुकेशन पे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी क्या संविधान में बिल्कुल साफ लिखा है सिविल सर्वेंट कैसे होंगे, कैसे चुने जाएंगे, न्यायपालिका कैसी होगी, कार्यपालिका कैसी होगी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को मैडम दोनों साइड से पढ़ने की कोशिश की। आई couldn't find out even a single article subsection which says though it's a vernacular press act of British time or so, पर जब मीडिया कहीं संविधान के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे ना कि अब जैसे कल की एक आपको मैं न्यूज कोट करता हूँ रिगार्डिंग वन ऑफ द DIG's स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड, दैट इज द कंसर्न ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने वो बड़बोलेपन में जो भी बोल दिया, बिकॉज दैट पर्सनली नोन टू मी, उन्होंने जो भी बोला, पर उसको इतना बड़ा तूफान मचाने की जरूरत नहीं थी। वो डैमेज हो रहा है उस अफसर का हो गया है। और दूसरी बात, संवैधानिक व्यवस्था में आप बताइए, आप ज्यादा जानते हैं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे मेरे सब टीचर्स बैठे हैं, मैं इसीलिए आया भी हूँ वर्कशॉप में कि कोई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक सिंगल पॉइंट बताएंगे कि जहाँ पर मीडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है, और अगर रिस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं है तो किस हैसियत से अपनी न्यूजों को हम बदलना है। हमारे पास एक पूरा 1.5-2 घंटे का सेशन तिवारी सर ने भी कहा, मीडिया हम नेगेटिव तो देख रहे हैं, मीडिया का पॉजिटिव भी है। एक लड़के का भी हार्ट का ऑपरेशन होना था, मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी, प्रिंट मीडिया ने, दैनिक जागरण खासकर मैं उसका नाम दूंगा, उन्होंने उसको पूरी रिपोर्ट दिखाई और उसका हार्ट ऑपरेशन हुआ है, जो बिल्कुल गरीब था, निर्धन था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मीडिया नेगेटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है। उसमें टीवी ने दिखाया उसको, वहां से भी उसको दैनिक जागरण में उसकी खबर का प्रकाशित भी हुआ। अब ये लेने की बात है, हम कितना ले रहे हैं उसको, बस नहीं अच्छी बात है, ऐसा नहीं बात है। दोनों जैसे परवीन ने पॉइंट होगी दूसरे चैनल से उसको मीडिया दिखाता है, मतलब ये लगता है कि दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है कि रहने लायक नहीं है, इसमें कोई उजला पक्ष नहीं है। तो एक चीज ये हुई है कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल है कि बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया जब कमर्शलाइज हुआ तो वहाँ पे ये तर्क दिया गया कि एडिटोरियल पेज की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अखबार में जो एडिटोरियल पेज होता है इंग्लिश में उसको पढ़ने वाले सिर्फ 2-3% पाठक होते हैं और हिंदी में 12-13% पाठक होते हैं, क्योंकि एडिटोरियल पेज में जो सामग्री होती है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा उच्च स्तरीय बौद्धिक कौशल चाहिए। लेकिन जो एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं जो लोग, वो समाज के ओपिनियन लीडर्स होते हैं, समाज को वही बदलते हैं, उन्हीं का राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप होता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब अपनी न्यूज प्रोग्रामिंग बदली तो बाद में उनपे उनके पाठकों का दबाव आया कि हमको वो खबरें भी चाहिए जो आप पहले तक देते रहे थे, हमको वो आर्टिकल भी चाहिए जो आप पहले तक देते रहे थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को अपनी न्यूज जो उनकी प्रोग्रामिंग थी वो चेंज करनी पड़ी। तो परवीन से मैं कहूँगा कि जो हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, मतलब मीडिया की प्रोग्रामिंग को आपको चेंज करनी है, तो सबसे बड़ा इस वक्त एक ही चीज हो सकती है कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है, जो उनके पाठक हैं, उनके दर्शक हैं, उनका दबाव हम लोग पैदा करें। और इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि हम लोग उनको इतना जागरूक बनाए तो मीडिया पे दबाव एक पैदा करें कि हमको इस तरह की चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग ऑडियंस के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे ऑडियंस को ब्रेक किया जाए। दूसरा पॉइंट है कि हमारे देश में जो ये मीडिया रिवॉल्यूशन आई है ये बहुत पुरानी नहीं है अभी, बट टेलीविजन इंडस्ट्री जो प्राइवेटाइज हुई वो 2002-2003 में हुई। तो हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो प्लूरिटी है, जो वैरायटी है मीडिया में, वो खत्म हो गई है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि हम एक सेचुरेशन की स्टेज में पहुंच रहे हैं, जब पश्चिमी देशों की तरह हमारे देश में NBC भी होगा, ABC भी होगा, फॉक्स चैनल भी होगा, डिस्कवरी भी होगा, नेशनल ज्योग्राफिकल भी होगा, हिस्ट्री चैनल भी होगा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग भी होगी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि
एक डाइवर्सिटी आएगी और कुछ ऐसे चैनल्स ऐसे अखबार होंगे जिनका मास ऑडियंस नहीं होगा लेकिन एक क्लास ऑडियंस होगा, और कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जिनका मास ऑडियंस होगा जो सस्ती किस्म की खबरों को देंगे, कुछ ऐसे चैनल्स होंगे जो कि गंभीर किस्म की खबरों को देंगे लेकिन उनका ऑडियंस भी छोटा होगा। तो लेट्स होप कि नेक्स्ट 5 years में 10 years में हमारे सामने प्लूरल मीडिया हो जो समाज के हर तबके की इंफॉर्मेशन न्यूज को कैटर करे। पीछे